ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही होगी। चलो तो अभी मैंने आपको ग्रेविटेशनल और कम्युनिकेशन सिस्टम करा दिया। अब जो थर्ड लेक्चर है वो हम करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट किया जाए? थर्मोडायनेमिक्स बचा है, साउंड बचा है और इलेक्ट्रॉनिक्स और ओम्स लॉ बचा है। तो एक काम करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा आप लोगों को टफ लगता होगा। सो थर्मोडायनेमिक्स क्योंकि 11-12 का है और इसलिए थोड़ा सा अच्छे से टाइम देते हैं इसको। थर्मोडायनेमिक्स समझते हैं एक एक को। देखो, थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट, है ना। एंड व्हाट इज़ हीट, ये हमें बताना होगा कि व्हाट इज़ हीट अपार्ट फ्रॉम कि हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, इसके अलावा क्या है? ठीक है, जल्दी से बताओ आप लोग कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ हीट। हीट को कैसे डिफाइन करें? व्हाट इज़ हीट। तो 1 मिनट का टाइम लेके माइंड में इसको जल्दी से सोचो कि हीट से रिलेटेड क्या क्या दिमाग में आता है, क्या क्या आता है जब कोई हीट बोलता है। चलो ध्यान से समझो, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने सोच लिया होगा, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी है, लेकिन उससे भी बेहतरीन डेफिनेशन इसका ये हो सकता है कि हीट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, कि हीट एक तरीका है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का। ये बात समझ में आ गई? सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक तरीके की थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। आ गया समझ में? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में या दो सिस्टम के बीच में, अभी आपको सिस्टम समझाऊंगा, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 या प्लेस 1 प्लेस 2। आ गया समझ में? और इट इज़ नॉट, ध्यान से समझना, इट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। सो क्या है बेसिकली? अ फॉर्म ऑफ, बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट। ठीक है, जो कि फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। एनर्जी इन ट्रांजिट दैट इज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। मतलब ध्यान से समझना, समझाता हूँ और इसको आसान करके। हमने पढ़ रखा है टेम्परेचर, है ना। सो व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर? सो टेम्परेचर का मतलब होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई भी चीज़ कितनी हॉट है या कितनी, ठीक है, कोल्ड है, उसके बारे में बताता है। अगर मैं बोलूँ कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ ऑफ हाई हॉटनेस तो बोलूँगा कि उसका टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। अगर बोलूँगा कि लो टेम्परेचर है, कोल्डनेस ज़्यादा है, तो उसका टेम्परेचर कम है। हाई टेम्परेचर का मतलब हाई एनर्जी कंटेंट है। हाई एनर्जी कंटेंट है या हाई एनर्जी या हाई थर्मल एनर्जी है। ध्यान से सुनना, हाई टेम्परेचर मतलब हाई एनर्जी, हाई थर्मल एनर्जी। लो टेम्परेचर का मतलब क्या है? लो एनर्जी। ये बात समझ में आ गई? कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक लॉजिक और भी है यहाँ पे, ध्यान से समझिए। सिस्टम और सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट, ये समझ लोगे तो पूरा थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल में अभी आप दिल्ली में हो, है ना, ठीक। अब दिल्ली में हो तो दिल्ली का पूरा आप टेम्परेचर जान रहे हो, दिल्ली का प्रेशर जान रहे हो, है ना, सारी चीज़ें आपको पता है कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है, यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, एवरीथिंग यू नो अबाउट दिल्ली राइट नाउ, क्योंकि आप दिल्ली में हो। ठीक। सो दिल्ली आपके लिए क्या हो गया? सिस्टम हो गया। क्या हो गया? सिस्टम, जिसका आपके पास अच्छा ऑब्जर्वेशन हो, ठीक है, वेल इन्फॉर्मेशन हो, वेल ऑब्जर्वेशन हो अबाउट टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, सभी चीज़ों का, उसको बोलते हैं सिस्टम। अब सिस्टम के जो बाहर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। जैसे अब दिल्ली का सराउंडिंग एरिया कौन सा हो गया? गाज़ियाबाद हो गया, आपका गुड़गांव हो गया, है ना, हरियाणा के कुछ पार्ट हो गए। तो ये सब क्या है बताओ? ये सभी के सभी क्या है? सराउंडिंग है, जो दिल्ली से क्या है? अटैच है। अगर दिल्ली में कोई चीज़ टेम्परेचर में
प्रेशर में कोई भी वेरिएबल होता है तो इन जगहों पर भी प्रभाव पड़ता है ना, पड़ता है। इसका मतलब सिस्टम से अफेक्ट कौन होता है, सराउंडिंग, और सराउंडिंग से अफेक्ट कौन होता है, सिस्टम। भाई इन जगह पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, बाढ़ आती है, तो यहीं का बाढ़ का पानी दिल्ली में आता है। जैसे गुड़गांव में आपने सुन रखा होगा कि हरियाणा से पानी छूटता है तो दिल्ली में आता है, ठीक है। तो इस तरीके की, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकता है। उसी तरीके से अगर इसको पूरे को अगर हम एक अलग से कैटेगरी में रख दें तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्स। क्या हो जाएगा, यूनिवर्स, ठीक है। तो ऐसे समझो, दिल्ली आपके लिए क्या हो गया, सिस्टम, ठीक है, और इंडिया क्या हो गया आपके लिए, सराउंडिंग, और पूरा वर्ल्ड आपके लिए क्या हो गया, यूनिवर्स। सो यूनिवर्स के अंदर दो पार्ट है, सिस्टम और सराउंडिंग। तो बेसिकली हमें पढ़ना होता है सिस्टम और सराउंडिंग। तो अब मैं यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करूँगा कि यहाँ पे कोई भी चीज़ का ट्रांसफ़र जो होगा वो किसके किसके बीच में होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। किसके बीच में होगा बताओ, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे। अब सिस्टम से सराउंडिंग में क्या पास हो सकता है, ध्यान से समझो। सिस्टम से सराउंडिंग में ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से मैटर भी ट्रांसफ़र हो रहा हो और एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। क्या बोलेंगे, अब तुम्हारे एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, है ना। तो जहाँ पे मटेरियल का एक्सचेंज हो या मास का मैटर का एक्सचेंज हो और एनर्जी दोनों का, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। सबका एग्जांपल दूंगा, टेंशन ना लो। ऐसा सिस्टम और सराउंडिंग जिसके बीच में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो, मास का ना हो, उसे बोलते हैं क्लोज सिस्टम। ऐसा सिस्टम एंड ऐसा सराउंडिंग जिसके बीच में एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो और मास भी एनर्जी भी ट्रांसफ़र ना हो, मास भी ट्रांसफ़र ना हो, तो ऐसे को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। बोलते हैं ना, मैं आइसोलेट हो गया हूँ, मतलब हर चीज़ों का, कोई भी हर तरीके के लोगों से आप अलग हो रखे हैं अपने आप को, किसी तरीके का इंटरेक्शन नहीं है। उसी तरीके से ये वर्ड यहाँ पे भी यूज हो रहा है। अब तुम्हें एग्जांपल देखो सबके याद रखने पड़ेंगे। अगर डेफिनेशन पता है तो कितने भी डायनेमिक तरीके का एग्जांपल दे आप कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सिर्फ एग्जांपल कितना रटोगे, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे एग्जांपल थर्मोफ्लास्क जो होता है, ठीक है, जैसे मिल्टन वगैरह के आते हैं, जिसमें गर्मी में गर्म चीज़ें रखता है, ठंडी में, या गर्म को गर्म ठंडे को ठंडा रखता है। तो कैसा सिस्टम है बताओ। जैसे ये बोतल है, ठीक है, अब ये ठंडे का ठंडा है, गर्म का गर्म, इसमें चीज़ों को रख रहा है। इसका मतलब बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं आ रही है और अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं जा रही है। तो इसका मतलब पानी भी नहीं कम हो रहा है और उसकी टेम्परेचर भी नहीं कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड। तो थर्मल फ्लास्क एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बोतल का पानी है, ठीक है। अब एक तुम बोतल में पानी रखते हो और उस बोतल में पानी रखने पे क्या होता है कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम अपने रूम में ठंडा पानी रख दो या गर्म पानी रख दो, अभी गर्म पानी एक बोतल में बंद करके रख दो, थर्मल फ्लास्क ना हो, कोई और बोतल रख दो, तो ये पानी अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब पानी कम नहीं होता इसमें, सिर्फ टेम्परेचर कम हो गया, मतलब एनर्जी कम हो गई, ठीक है, मास सेम ही रहा। तो बताओ कैसा होगा, मास नहीं ट्रांसफ़र हुआ, एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, तो क्लोज सिस्टम। एक और एग्जांपल लो। अब एक कटोरा रखे हो, ठीक है, कटोरे के नीचे तुमने आग लगा दी, कटोरे में पानी रख दिया। कुछ देर बाद जब कटोरे को हीट हो जाएगा, कटोरा हीट हो जाएगा, तो क्या होगा, पानी भी बाहर चला जाएगा, ठीक है, और ये पूरा का पूरा चीज़ खाली हो जाएगी। मतलब यहाँ पे मास भी और एनर्जी भी दोनों क्या हुआ है, ट्रांसपोर्ट हुए हैं, दोनों यहाँ से खाली हो गए। तो ओपन सिस्टम क्या हो गया, ओपन सिस्टम। अब तुम लोग को एक क्वेश्चन बताना है कि अर्थ ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये डिबेट होते रहता है। इवन जब हम मास्टर्स में थे तो भी ये सारी चीज़ें डिबेट होती रहती हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि अर्थ इज़ क्लोज और ओपन। आंसर एक नहीं है, पहले बता दिया, आंसर एक नहीं है, दोनों हैं, सही है, क्लोज भी और ओपन भी। अब आपको ये बताना है कब ओपन और कब क्लोज है, इतना क्लियर कर दिया मैंने आपको, ठीक है। चलो, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। ये बात समझ में आ गई होगी आई होप। टेम्परेचर क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग। अब ध्यान से सुनना, एक सिस्टम को एक सराउंडिंग से कैसे अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली में हरियाणा को बीच में एक हम क्या करते हैं, बाउंड्री हमने क्रिएट कर रखा है कि हाँ भाई यहाँ से
हार्दिक स्वागत है आपका हरियाणा में, हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके दिल्ली क्षेत्र में। ये सब सारी चीज़ लिख के आती हैं यहाँ पे, तो पॉलिटिकल बाउंड्री है ना। लेकिन सिस्टम सराउंडिंग के बीच में जो बाउंड्री होती हैं, ध्यान से समझना, ये सिस्टम हो गया और ये सराउंडिंग, इनके बीच में जो बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, ये बाउंड्री जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है, ये बाउंड्री दो टाइप की होती हैं, कंडक्टिंग हो सकती है एंड नॉन कंडक्टिंग। सोचो, अगर दीवार के इस पर कोई चीज़ है और इधर आ रहा है इस बाउंड्री पे, इसका मतलब ट्रांसफ़र कर रहा है, कंडक्शन हो रहा है, तो इसे बोलेंगे कंडक्टिंग बाउंड्री। कोई चीज़ नहीं ट्रांसफ़र होगा तो क्या बोलेंगे, नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री, है ना, नॉन कंडक्टिंग बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। आई होप इतना समझ में आ गया कि व्हाट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस बताता है। हीट क्या होता है वही मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, हीट की जो एनर्जी है ना, एसआई यूनिट हीट, देखो दोनों अलग अलग चीज़ है, हीट टेम्परेचर एक नहीं है। जिसका हीट ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये बात सही है। हीट की एसआई यूनिट क्या है, जूल। क्या है, जूल, JOULE। जेम्स प्रेस्कॉट के नाम पे पढ़ा था, प्रेस्कॉट जूल। ठीक है, जेम्स वॉट। अब देखो हीट हो गया एसआई यूनिट जूल, और यहाँ पे क्या है आपकी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को किस पे अपन मेजर करते हैं, केल्विन में। किस में, केल्विन में। अब यहाँ पे को ना कुछ स्केल याद रख लो यार, देखो पता ही होगा बट फिर भी बता दे रहा हूँ। K = T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, मतलब आपके पास 25 डिग्री रूम टेम्परेचर है, इसको कन्वर्ट करना चाहते हो केल्विन में, तो 273 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 298 केल्विन, है ना। तो एक फार्मूला याद रख लो, डिग्री से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहाइट में, सो 9/5C + 32, सो F = 9/5C + 32 किसका फार्मूला हो गया, फ़ारेनहाइट से डिग्री में। ये सब कन्वर्ट करते रहना आप लोग, है ना, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। ठीक है, चलो अभी सब आपने 9th-10th में किया होगा, तो इसमें कोई अब इससे हार्ड आपने मैथमेटिक्स सॉल्व किया है, तो मैं टाइम वेस्ट इसमें नहीं करना चाहता आपका। ठीक है, चलो ये इतना समझ में आ गया, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, है ना, बोलो। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, और आप लोग इसको अच्छे से कर भी लेना। ठीक है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, टेम्परेचर का रोल क्या है, ये मैंने आपको एक वीडियो बना के बता रखा है कि टेम्परेचर काम कैसे करता है, आप इसी ना प्लेलिस्ट में देखना। ठीक है, तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर दोनों अच्छे से पढ़ लेना, पूरा ज्योग्राफी आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, फिलहाल इसे समझो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में ये पढ़ते हैं हम लोग, एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है दोनों, इसको समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे पहले समझाता हूँ फिर एग्जांपल बताऊँगा। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हमने क्या किया, 1 लीटर पानी भरा और इस बॉक्स को हमने 2 पार्ट में काट दिया, है ना। इसका टेम्परेचर रहा होगा बॉक्स का कुछ, इस बॉक्स का कुछ प्रेशर रहा होगा, इसका कुछ वॉल्यूम रहा होगा। ठीक है, जब इस बॉक्स को 2 इक्वल पार्ट में काट दोगे तो बताओ इस बॉक्स के अंदर रखी गई पानी की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी और कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। जो प्रॉपर्टी चेंज होती है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब चेंज, इंटेंसिव मतलब नॉट चेंज, सेम ही रहेगा। अब आसान हो गया। चलो अब तुम्हें एग्जांपल लेता हूँ, बताना। 1 लीटर पानी था ना, आपने 2 पार्ट में बांट दिया, तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज हुआ, यस वॉल्यूम चेंज हुआ। कितना हुआ, आधा आधा हो गया। तो वॉल्यूम चेंज हुआ, तो वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी हुई, इंटेंसिव। मास भी चेंज हुआ, यस मास भी चेंज हुआ, तो कैसा है, एक बताओ एक्सटेंसिव। सॉरी, जो चेंज होगा वो एक्सटेंसिव, बता रखा हूँ, कन्फ्यूज मत होना। चेंज है तो एक्सटेंसिव। ठीक है, मास भी चेंज होगा, एक्सटेंसिव। अरे यस और नो, ठीक है, समझ में आ गया। अब तुम बताओ टेम्परेचर, टेम्परेचर बताओ क्या है। अरे भाई टेम्परेचर अगर तुम पानी को 2 पार्ट में बांट दोगे तो ऐसा थोड़ी टेम्परेचर कम हो जाएगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। इस तरीके से समझ सकते हो। डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, परेशान मत हो। अब ध्यान से सुनो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कौन सी इसमें से प्रॉपर्टी है जो इंडिपेंडेंट है मास के। तो भाई जो मास पे डिपेंड कर रही है वो कौन सा होगा बताओ, एक्सटेंसिव। जो नहीं हो रहा है वो, जो इंडिपेंडेंट है वो इंटेंसिव। ठीक है, तो
इसको याद रखने का शॉर्टकट क्या है, आई एन से इंटेंसिव एंड आई एन से इंडिपेंडेंट। तो इन ठीक है, इंटेंसिव क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किसके, मास के। अब आई होप इतना याद करोगे तो तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया, अदरवाइज पढ़ते रह जाओगे, कोई समझ में नहीं आएगा। चलो देखते हैं, सबसे पहले एक्सटेंसिव क्या है। तो एक्सटेंसिव में क्या पढ़ा हमने, वॉल्यूम पढ़ा है ना, मास पढ़ा, इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी होता है, बस याद कर लो। अब तुम्हें पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तो तुम समझ रहे हो, कम से कम 8-10 लेक्चर लेना पड़ेगा। अब तुमको नीट आईटी की तैयारी करनी पड़ जाएगी, है ना, बस याद रख लो, ठीक है। एंट्रोपी, एंट्रोपी सिखाऊंगा क्या होता है, परेशान मत हो। एंट्रोपी हो गया। हीट कैपेसिटी क्या होता है, ये भी तुम्हें सिखा दूंगा, ठीक है। नॉट चेंज में क्या होता है बताओ, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, और बताओ, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एक और वर्ड आता है, तुम लोग को पढ़ा रखा हूँ, विस्कोसिटी, है ना, और बताओ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ये सब प्रॉपर्टी हैं, कॉन्सेंट्रेशन, है ना, ये चीज़, ठीक। अब इसके अलावा आई थिंक मेरे हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसी में से आंसर हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। चलो अब तुम्हें इसमें से एक वर्ड तुम लोगों ने देखा, इंटरनल एनर्जी। क्या है इंटरनल एनर्जी, ध्यान से देखो। इंटरनल एनर्जी जैसे एक सिस्टम के अंदर, अब सिस्टम समझ में आ गया होगा तुम्हें, एक सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है सबको ऐड कर दो, सम ऑफ ऑल एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी होती है भाई, रोटेशनल एनर्जी, और कौन सी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, और बताओ कौन सी होती है, थर्मल एनर्जी, है ना। किसी भी सभी टाइप के एनर्जी को, वाइब्रेशनल एनर्जी, और लो सारे टाइप की एनर्जी को सम कर दो, जो भी एनर्जी आएगा वो इंटरनल एनर्जी कहलाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, एक सिस्टम के पास जितनी भी एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी के सम के बराबर होती है। जनरली हम लोग इंटरनल एनर्जी को पढ़ते हैं फिजिक्स में, याद करो कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो इसमें तुम ये भी ऐड कर लो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जी तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो, ठीक है। बस मन की एनर्जी मत लिख देना, तुम्हारे मन में जो भी आ रहा हो, ठीक है। चलो इंटरनल एनर्जी समझ में आ गया आई होप तुम लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक। अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है। तो यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब इसको देखो मशीन में कैसे ये समझाया गया है, ठीक है, ठीक है। एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। ये एक सिलेंडर है और ये हमने एक पिस्टन लगा दिया है ना, पिस्टन। जब इस पिस्टन को दबाऊंगा तो ये नीचे आएगा, ठीक। यानी आपके पास जो भी एनर्जी रहेगी, हम मान लेते हैं कि वो एनर्जी ई है, ठीक है। तो इस एनर्जी का आप इस्तेमाल क्या करेंगे, या तो इसका पिस्टन ऊपर करेंगे या तो नीचे करेंगे। जब भी कोई चीज़ को ऊपर नीचे डिस्प्लेस करते हैं तो हम बोलते हैं कि वर्क डन करेंगे, अरे यस और नो। तो आपकी टोटल एनर्जी या तो क्या हो गई, वर्क डन में ख़त्म हो गई, यस। और वर्क डन समझते हो ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आई होप मैं लिख देता हूँ, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि या तो पूरी एनर्जी या तो वर्क डन में होगी या फिर इसकी, देखो इसको ना 2-3 तरीके से मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, क्योंकि जब तुम लोग पढ़ोगे ना तो 1-2 डेफिनेशन, कभी प्लस वाला कभी माइनस वाला दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्लू, ठीक है। अब इसी को मैं उल्टा पलट दूँ, बताओ, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डब्लू। तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास हीट है, ठीक है, तो हीट भी एक एनर्जी है, थर्मोडायनेमिक्स में हीट ही को मानते हैं। तो ये तुम इस हीट का इस्तेमाल या तो इस सिस्टम में पिस्टन को ऊपर नीचे करने में करोगे, या तो वर्क डन में करोगे, या फिर उसकी इंटरनल एनर्जी में खर्च स्टोर हो जाएगी, यही हो सकता है। अरे यस और नो बोलो, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला एग्जाम में ऐसा था, क्या इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, तो Q माइनस डब्लू, मतलब किसी भी सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितनी बचेगी। अरे भाई आपके पास टोटल हीट कितना था, Q था, उसमें से आपने कुछ वर्क खर्च कर दिया, वर्क में तो बाकी जो बचा क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी,
ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। अब देखो, तो मैं सेकेंड लॉ समझाता हूँ, ठीक है। उससे पहले तुम लोग और भी लॉ देखो। फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, तो ये फॉर्मूला भी तुम लोग को याद रखे रहना है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है, ठीक। अब हम जो सेकेंड लॉ के बारे में बात करेंगे, किसकी, थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ के बहुत सारे मैथमेटिक इंटरप्रिटेशन होते हैं, वो सब नहीं जानना है, ठीक है, क्योंकि वो सब फिर जब मैं नीट जेई वालों को पढ़ाता था तब ये सब पढ़ाता था, ठीक है। अभी आपको उतना नहीं पढ़ना है। अब ध्यान से सुनो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोग के सिलेबस में बायोलॉजी में यूज़ होता है। अब तुम लोग बताओ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बायोलॉजी में कहाँ यूज होता है? अगर तुमने कहीं से पढ़ा है, तुमको पढ़ाया गया है, तो वो टीचर ज़रूर बताया होगा, नहीं तो समझ जाना कि बेवकूफ़ बनाया होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है। चलो सोचो, वीडियो पॉज करके बताना। अब मैं तो नहीं बता सकता, वीडियो मतलब इतना वेट नहीं कर सकता। हम देखो, आप लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एग्जांपल मैं बताता हूँ। आप लोग फूड वेब में यूज़ करते हो, फूड चेन में बेसिकली। कैसे, याद करो, पढ़ते ना कि वन ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक पे जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो ओनली 10% ट्रांसफ़र होती है। तो ये जो 10% लॉ है ना, ये थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ पे ही काम करता है। आए समझ में? अब तुम्हें समझाता हूँ कि सेकेंड लॉ है क्या, ठीक है, ध्यान से समझना। सेकेंड लॉ कहता है कि एंट्रोपी समझाऊंगा, एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज। मतलब ऐसा सिस्टम, ठीक है, सपोज मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर से कोई चीज़ ना अंदर जा रही है ना बाहर जा रही है। तो ये कह रहा है कि सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, ऑलवेज इंक्रीज होगी। एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज इंक्रीज। क्यों? क्योंकि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ही फ्लो होता है। आ गया समझ में? सो हीट जहाँ से फ्लो होता है उसे सोर्स बोलते हैं, जिधर को जाता है उसको सिंक बोलते हैं, ठीक है। अब तुम्हें एक एक वर्ड को समझाता हूँ। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रेंडमनेस, डिग्री ऑफ रेंडमनेस। और आसान करता हूँ, जैसे एक बॉक्स में गैस को भर दो, तो ये गैस क्या करता है, घूमते रहता है पूरे बॉक्स में। अब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये गैस और रैंडम डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। तो इसी रैंडमनेस को, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को, है ना, घूमने को, काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे एक अच्छे टर्म में डिग्री ऑफ रैंडमनेस में बांटा गया है। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे रैंडमनेस उतना बढ़ते चला जाएगा। अरे वो सुनो, बोलो, समझ में आया? एंट्रोपी क्या होता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे मूवमेंट बढ़ेगा, यस और नो। तो ये एंट्रोपी आपका, ठीक है, कहलाता है। एंट्रोपी को एस से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला भी होता है डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी, याद रख लेना। क्यू क्या है? हीट। देखो यहाँ से टेम्परेचर कम करोगे तो एंट्रोपी क्या होगी? अब यहाँ पे क्या है, हमने आइसोलेटेड सिस्टम को बांट के रख रखा है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू इज़ अ हीट, टी इज़ अ टेम्परेचर, ठीक है। चलो, आई होप इतना समझ में तुम लोगों को आ गया होगा कि व्हाट इज़ एंट्रोपी, ठीक है, एंड व्हाट इज़ रैंडमनेस। तो रैंडमनेस इज़ डिग्री ऑफ मूवमेंट, है ना, डिग्री ऑफ मूवमेंट जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, कि व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने बता दिया कि एनर्जी का नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेकेंड लॉ क्या बताता है? एंट्रोपी के बारे में बताता है। थर्ड लॉ क्या बताता है? ठीक है, ध्यान से समझो, ठीक। थर्ड लॉ वैसे कहीं पढ़ाते नहीं हैं हम लोग, जनरली इसका यूज़ भी ज़्यादा नहीं है, बट अगेन पता होना चाहिए, कब पता नहीं एग्ज़ाम में क्या पूछ दे, किसी को नहीं पता, इसीलिए समझना ज़रूरी होता है। देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, TLOT। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से लिख लेना, ठीक है। थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स को ही नर्नेस्ट इक्वेशन बोलते हैं। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कि नर्नेस्ट हीट थ्योरम लिख लो, इक्वेशन मत लिखो, क्योंकि नर्नेस्ट इक्वेशन एक जगह और यूज होता है। सो नर्नेस्ट हीट थ्योरम या नर्नेस्ट थ्योरम बात एक ही होता है। एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉल्थर अर्नेस्ट, उन्होंने ये दिया था, ठीक है, क्लियर है। और ये बहुत बाद में आया, ठीक है, लाइक 1912 के आसपास ही आया, ठीक है। समझते हैं क्या है इसका मतलब। ये कहते थे, जस्ट वेट,
देखो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखो एक टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, देखो समझना इसको अच्छे से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ लोगे तो बहुत सारी थ्योरी समझ में आ जाएंगी तुम लोग को, बहुत ज़्यादा साइंस समझ आने लग जाएगा। क्या है? जैसे एक लॉ है V इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहते थे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। व्हाट इज़ वॉल्यूम? वॉल्यूम इज़ लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट ऑफ अ सिस्टम, है ना। T इज़ अ टेम्परेचर। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो या तो लेंथ बढ़ेगा या फिर ब्रेथ या हाइट, तीनों में से कोई एक चीज़ बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये बात तुम लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये भी तुम लोग याद रख लो, चार्ल्स लॉ। P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, बॉयल्स लॉ याद रख लो तुम लोग। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, गे-लुजेक लॉ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, एवोगैड्रो लॉ। अब ये तुम लोग याद कर लो, मुझे तो याद है, तुम लोग याद कर लो। एक इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, ये भी याद कर लो, आइडियल गैस इक्वेशन। फिलहाल तुम लोग यहाँ समझो, टेम्परेचर करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, इसका मतलब टेम्परेचर कम करते चले जाओगे तो वॉल्यूम भी कम होते चला जाएगा। अब वॉल्यूम कम का मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट कम हो रहा है, इसका मतलब चीज़ें सिकुड़ रही हैं, सूख रहे, ठीक है, अपना एरिया कम कर रही है। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा ना कि सारे एटम्स आपस में क्या हो जाएंगे? फ्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्रीज हो जाएंगे। तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें दुनिया का सारा एटम हर चीज़ फ्रीज हो जाए उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो 2.7315 के बराबर होता है। आ गया समझ में? तो इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एक आइडियल टेम्परेचर है जहाँ पे हर चीज़ के अंदर मोमेंट रुक जाती है। तो तुम लोग ये बताओ, अगर मोमेंट रुक गई तो एंट्रोपी क्या होगी? जल्दी से बताओ। ठीक है, क्या होगी? एंट्रोपी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? बोलो। डेफिनेटली क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो जितने भी लाइक सॉलिड के एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, सब एक परफेक्ट ऑर्डर में हो जाएंगे। ठीक है, और वो किसी भी तरीके से मूवमेंट करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो यही कहता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल सिस्टम अप्रोचेस टू जीरो एज टेम्परेचर अप्रोचेस टू एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब जीरो केल्विन, जीरो केल्विन। और इसको केल्विन ने ही दिया था। ठीक है, केल्विन के बारे में पढ़ना तुम लोग, 9 साल की उम्र में उनको बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त हो गया था। खैर अब अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल ये तुम्हें समझ में आ गया। तो यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें दुनिया का सारा एटम्स अपने आप के अंदर से मूवमेंट बंद कर दे, एक आइडियल टेम्परेचर है। ठीक है, और ये टेम्परेचर आई थिंक इटली ने अचीव किया था लेबोरेटरी में या अदर, ये पूछेगा नहीं तुम लोगों से, मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो ये सब सारी चीज़ें भी जानता था कि क्या लेबोरेटरी में सब पॉसिबल है या नहीं, या इस तरीके से और कहीं हो रहा है या नहीं। तो इटली के साइंटिस्ट इतना टेम्परेचर अचीव कर पाए थे। खैर अब तो उससे ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर अचीव कर पा रहे हैं। फिलहाल ये आई थिंक ये लॉ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, या जो मैं आपको डेफिनेशन बोला हूँ वो लिख लेना। क्या बोला हूँ? कि द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल अप्रोचेस टू जीरो। एंट्रोपी पता है, क्रिस्टल मतलब कोई भी सॉलिड ले लो। ठीक है, अप्रोचेस टू जीरो एज इट्स टेम्परेचर अप्रोचेस टू एब्सोल्यूट जीरो। जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटाते जाओगे, ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब -2.731.5 पे, जिसको हमने जीरो केल्विन माना है, वहाँ तक पहुंच जाएगा। फिर वो सिस्टम हर चीज़ फ्रीज हो जाएगा, मूवमेंट बंद हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अब एक और लॉ बचा, वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ध्यान से समझना। ठीक है, आसान है ये। अब तुम लोग कहोगे सर ये ज़बरदस्ती का है। अब जीरोथ लॉ बाद में आया, सोचो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, बाद में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है भाई? ठीक है, ये बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। ठीक है, क्या है? फोटो देखना इसको, ये अच्छे से क्लियर होगा। सपोज एट ए एक सिस्टम है, बी सिस्टम है और सी सिस्टम है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी के थर्मली इक्विलिब्रियम पे है,
और बी सी के थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। ये ऐसे समझो, ए बी के इक्विलिब्रियम पे है और ए सी के इक्विलिब्रियम पे है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बी और सी भी आपस में किस में है, इक्विलिब्रियम में है ना। समझो, ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब ना हीट इधर से लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है, ना राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा है ना, किसी भी डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। और ए सी के बीच में भी ऐसा ही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये कोरिलेशन है एक तरीके का। तो बी सी भी आपस में किस में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे एज पर 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस यही है, टेम्परेचर के बारे में बताता है, ठीक है। बस एक लास्ट इक्वेशन याद रख लो, इसको बोलते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा सी। इसको थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन बोलते हैं। डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी क्या बताता है, जैसे कोई भी रिएक्शन अगर होगी तो उसका डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसको स्पॉन्टेनियस बोला जाएगा, जो चीज़ अपने आप हो जाती हैं, ठीक है। डेल्टा जी पॉजिटिव में है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे नेचर में 78% क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है 21%। तो लाफिंग गैस क्यों नहीं बन जाता, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली वो फिजिबल नहीं है, उसका डेल्टा जी वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। डेल्टा एच क्या होता है, इंथैल्पी। अगर सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, एक्सोथर्मिक है, तो डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, है ना। तो इंथैल्पी होता है ये, एस एंट्रोपी होता है, ठीक। चलो, तो इतना याद रख लेना। ये थर्मोडायनेमिक्स में इससे कहीं ज़्यादा तुमसे नहीं पूछेगा, और इससे अगर तुमसे नहीं होगा तो जो बच्चे साइंस पढ़ के गए हैं उनसे भी नहीं होगा, क्योंकि हम न्यूमेरिकल थोड़ी ना पूछेगा, वो भी बच्चे भूल गए होते, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास। थैंक यू एवरीवन।